हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे 2.0। प्यारे दोस्तों, सीटेट को टारगेट करते हुए आज ये पहली क्लास आपको सीटेट की मिल रही है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें शून्य से शिखर तक का सफ़र तय करना है, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं। और अगर आप यहाँ से जुड़ जाते हैं तो आप कंप्लीट कर पाएंगे अपना सिलेबस और एक सीक्वेंस से कर पाएंगे, बिल्कुल जीरो से जो है कि कर पाएंगे, बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्टिंग से कैसे क्या पढ़ना है। और वही चीज़ें हम आपको कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मैंने आपको कल सिलेबस का वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। और बिल्कुल शुरुआत से लेकर के जो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको टारगेट करते हुए इस तरीके की क्लासेस आपको मिलने वाली है। ये आज की पहली क्लास रहेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और इस तरीके से ये क्लास करेंगे, फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ठीक है, आप सीटेट को टारगेट कर रहे हो, आप यूपी टेट को टारगेट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। एक एक चीज को बहुत डीपली समझेंगे हम लोग, देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी नोट्स फॉर सीटेट टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आज हम लोग इसमें वर्णमाला पढ़ने वाले हैं, वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं, वर्ण पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी बहुत होता है, चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। इंग्लिश में वर्णमाला को अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, भाषा। भाषा जो है यह संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा भाषा जो है वह संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है, तो यह संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है भाषा। भाष ये जो है संस्कृत का शब्द भाष, भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। नोट कर लीजिए, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य से छोटी इकाई क्या है ना? या उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? इस तरीके से। तो भाषा का अर्थ होता है बोलना, और भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो आपकी वाक्य होती है, सेंटेंस। जैसे राम स्कूल जा रहा है, ये क्या है? एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरा वाक्य है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भाषा की सार्थक इकाई हो गई। वहीं पे वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। क्या? वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो उपवाक्य होती है। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे सेंटेंस हमने लिख दिया कि मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, तो कि वह कहाँ रहता है ये आपका उपवाक्य हो जाएगा। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं यहाँ लिख करके बता देता हूँ, एक सेकंड प्लीज। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, कि वह कहाँ रहता है। अब इसमें उपवाक्य क्या हो जाएगा? इसमें उपवाक्य आपका जो है वो कि वह कहाँ रहता है, कि वह कहाँ रहता है, ये इसमें आपका उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। क्योंकि पानी बरस रहा था, ये आपका उपवाक्य हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उपवाक्य आपको समझ में आ गया। अब देखिए, उपवाक्य से छोटी इकाई होती है जिसको पदबंध कहते हैं या वाक्यांश कहते हैं। यानी कि वाक्य के जो छोटे छोटे अंश होते हैं वो हमारे पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, वाक्यांश कहलाते हैं। और वाक्यांश या पदबंध से भी जो छोटी इकाई होती है उसको पद कहते हैं। पद यानी कि शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी वर्ड लिखा है, कोई भी शब्द लिखा है, ठीक है, वो पदबंध से भी छोटी इकाई है, वो पद है। और पद से छोटी इकाई आपकी अक्षर होती है। पद से छोटी इकाई आपकी अक्षर होती है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। ओके, अब यहां पे लास्ट में क्या आया? लास्ट में आपका ध्वनि या वर्ण आया। क्या आया? लास्ट में आपका ध्वनि या वर्ण आया। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई आपकी? देखिए, भाषा यहां से शुरू हुआ था और यहां पे आ गए। ठीक है,
तो इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ध्वनि या वर्ण हो गई। आपका बोलना, वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, बंध, बद, पद, अक्षर, इन सब में लास्ट में आपका ध्वनि या वर्ण आता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि या वर्ण हो गई। ठीक है, अब जैसे शब्द, पद या शब्द क्या होता है? जैसे राम क्या है? राम एक शब्द है ना। राम में दो अक्षर आ गए आपके, एक तो रा आ गया, दूसरा मा आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रा और मा मिलकर के बन गया आपके राम। अगर इसमें पूछ ले आपसे इसमें वर्ण कितने हैं, तो वर्ण आपका र, आ, म, अ, तो ये क्या हो गया? राम हो गया, राम। ये क्या हो गया? इसमें वर्ण 4 हैं, अक्षर 2 हैं। तो इसमें जो है ये तो अक्षर हो गए ना, अक्षर 2 हो गए, वर्ण कितने हैं? वर्ण आपके 4 हो गए। बात यहां तक क्लियर होती है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि वर्ण का उच्चरित कथित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ध्वनि है हमारी, ध्वनि यानी कि जो साउंड है हमारा, वो क्या है? वो किसी भी वर्ण का कह सकते हैं मौखिक रूप है। किसी भी वर्ण का जो ध्वनि है वो क्या है? जो साउंड है वो क्या है? मौखिक रूप है, ओरल फॉर्म है उसकी, है ना। और वर्ण जो है यह ध्वनि का लिखित रूप है। बात समझ में आ गई। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से थोड़ा दिमाग लगाइएगा। वर्ण के भेद की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट बात करेंगे। वर्ण के आपके 3 भेद होते हैं। कितने? वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, स्वर को पढ़ते हैं पहले। स्वर क्या होते हैं? देखिए, स्वर ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु जो होती है, जो श्वास होती है, वो फेफड़ों से निकल करके कंठ में बिना रुके मुख से बाहर आ जाती है, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भी 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने? 3 भेद होते हैं। देखिएगा, पहला हर्ष स्वर होता है। हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। क्या? हर्ष स्वर कहा जाता है। जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या हो गया? इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे हमने कह दिया इधर, क्या कह दिया? इधर, तो इधर बहुत कम समय लगा ना। इधर, उधर, ठीक है। ऋषि, इनको बोलने में क्या हो गया? बहुत कम समय लगता है। इसीलिए क्या होते हैं? हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर, इन स्वरों का जो है प्रोनाउंसिएशन या उनका उच्चारण करने में हर्ष स्वरों की अपेक्षा बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, जितना समय इनको बोलने में लगा उससे अधिक समय आपको दीर्घ स्वर बोलने में लगेगा। जैसे आपने कह दिया अ, और यहाँ पे आ बड़ा आ, है ना। आम, बड़ा आ से आम हम लोग पढ़ते थे, तो उसको बोलने में क्या? आम, यानी कि इसमें ज्यादा समय लग रहा है। ज्यादा नहीं, इससे तो काफी ज्यादा समय यहाँ पे लग रहा है। या फिर छोटी या बड़ी, ई से ईख हम लोग ऐसे पढ़ते थे ना, तो इसमें क्या हो गया? अधिक समय लगा। बड़ा ऊ से ऊन, तो ये क्या हो गया? इसमें ज्यादा समय लग रहा है। ए, आय से ऐनक, है ना। ओ से उखली, आओ से औरत, ऐसा लग रहा है एनसी के जिम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? इनमें दीर्घ स्वर है, इनमें अधिक समय लगता है। हर्ष स्वर की अपेक्षा इसमें दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। अधिक नहीं, यहाँ पे क्या है? बहुत अधिक समय लगता है। अच्छा, अब देखिए, जो प्लुत स्वर होते हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वरों से 3 गुना समय अधिक लगता है। जितना समय आपको यहां पे लग रहा था इनको बोलने में ऊपर हर्ष स्वर में, उससे 3 गुना समय अधिक लगता है प्लुत स्वर बोलने में। ठीक है, जैसे ओम, भैया, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, और इनको बोलने में हर्ष स्वर की अपेक्षा 3 गुना अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है, और ये बहुत कम समय में बोल दिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। और अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। देखिएगा,
व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो वायु है वह मुख में रुक करके आती है। कैसे? मुख में रुक करके आती है, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के कितने? व्यंजन के 3 भेद होते हैं। इन तीनों भेदों को, इनके तीनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे पहले स्पर्श व्यंजन आ गया, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनसे रिलेटेड जो सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा होंठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है। यानी कि ऐसे जो है कि वर्ण बोलने के लिए जहाँ से जो हमारी वायु है, जो श्वास है, वो हमारी कंठ, गले में, फिर दांत, मूर्धा, ऊपर तालु में या होंठ को टच करके बाहर आती है, उनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे क वर्ग में आने वाले सभी, है ना, क, ख, ग, घ, है ना। चा वर्ग में आने वाले आपके सभी वर्ण, ट वर्ग में आने वाले आपके सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। त वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और प वर्ग में ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए, ये सारे ही आपके यहां से लेकर के यहां तक स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, इनकी जाति सबकी अलग अलग है। और यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, है ना। क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, व ये सब आएंगे। इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ रहेगा। जाति इनकी कंठे रहेगी। ये किस श्रेणी में आएंगे? ये सारे कंठे की श्रेणी में आएंगे। चा वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन हैं, च, छ, ज, झ, य, ये सभी आपके, इनका उच्चारण स्थान तालु है। जब आपकी जीभ ऊपर तालु में टच हो रही है, बोल के देखिए, च, छ बोलिए, तो अगर आप ऐसे बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो ऊपर तालु, ऊपर टच हो रही है ना, तो ये हमारे, और जो क, ख बोलेंगे तो आपकी जीभ सॉरी, आपकी जीभ अंदर गले में। जब आप क, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे तो आपकी जीभ गले में ऊपर टच हो रही है, गले में अंदर, है ना, तो वो इसीलिए वो कंठ हो गया। च, छ, ज ये सब तालु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि आपकी जीभ ऊपर तालु में टच हो रही है। इनकी जाति तालव्य कहलाएगी। ये सभी तालव्य की श्रेणी में आते हैं। मूर्धा में क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये सभी मूर्धा में आएंगे। इनकी जाति मूर्धन्य हो जाएगी। देखिए, त, थ, द, ध, जब हमारी जीभ दांतों में टच होती है तो वो दंत कहलाते हैं, दंत की श्रेणी में आएंगे। प, फ जब हमारे होंठ टच होते हैं तो वो सारे पा वर्ग के जितने भी हमारे व्यंजन है वो सभी किस में आएंगे? ओष्ठ की श्रेणी में आएंगे। इनका उच्चारण स्थान होंठ होता है, ओष्ठ होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जितने भी व्यंजन है हमारे, वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ये चीज जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, फिर ओष्ठ। ओके, इसी तरीके सीक्वेंस में याद कीजिएगा तो याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजन हमारे क्लियर हो गए। अंतःस्थ व्यंजन की बात करेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण ज्यादातर स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण जो है वो ज्यादातर स्वर और व्यंजन के बीच में, कहाँ? स्वर और व्यंजन के बीच में होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। आपका य, र, ल, व, ये सभी क्या है? ये अंतःस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। क्या कहलाएंगे ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अब आगे देखिए, 3 नंबर पे आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो होती है वो मुख से टकराकर, क्या? मुख से टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। श, ख, श, ह, है ना। श, इसमें क्या होता है? हमारी जो वायु है वो टकरा रही है, और फिर जब श बोलेंगे तो गर्मी बाहर आएगी। श, षटकोण वाला श, है ना, श, ह, ये सभी क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। बात क्लियर होती है? आपने ऊष्म व्यंजन समझ लिए, आपने जो है कि अंतःस्थ व्यंजन समझ लिए, आपने जो है स्पर्श व्यंजन समझ लिए। ये तीनों रूप हो गए किसके? व्यंजन के। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं।
तीनों क्लियर हो गए आपके। तीन भेद होते हैं इनके, स्पर्श और अंतस्थ फिर ऊष्म। अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। किसकी? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। दो व्यंजनों के योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका छ हो गया, है ना, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया। तो ये हमारा छ किससे बना? क प्लस षटकोण वाले श से मिल करके हमारा छ बना, है ना। कक्षा हो गया, क्षमा हो गया। फिर त्र से त्रिशूल वाला, ये त्र कैसे बना? त प्लस र से मिल करके हमारा त्र बनता है, जिससे हमारे शब्द बनते हैं त्रिशूल, त्रिकोण। ज्ञ किसके योग से बनता है? ज प्लस या से मिलकर के हमारा ज्ञा बना, यानी कि ज्ञानी, ज्ञाता, ज्ञान। शल्यम वाले शा से प्लस रा, इनके संयोग से, इनके मिलने से इनका क्या बनता है? स्र, जिससे हम पढ़ते हैं श्रमिक, श्रव्य। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि दो व्यंजनों के योग से बने हैं। ठीक है, अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी करेंगे। अब अयोगवाह को समझ लीजिए। अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ रहता है उसे अयोगवाह कहते हैं। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। क्या? ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ में होता है। जैसे आपके अंग से अंगूर, है ना, ये अनुस्वार है आपका। क्या है? अनुस्वार। अब इससे शब्द क्या बनेंगे? अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। ये क्या है? ये अनुस्वार है आपका। विसर्ग में आपका आहा खाली हम लोग पढ़ते थे, तो ये विसर्ग हो जाएगा। जैसे आपका दुख में हम यूज करते हैं। इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या? अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अंग और आहा को जो है क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, बात यहां तक क्लियर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क का उच्चारण स्थान क्या है? जो का अभी हमने पीछे पढ़ा है, इसका उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ रहेगा, तालु रहेगा, मूर्धा रहेगा या दंत रहेगा? तो का जो उच्चारण स्थान है, का बोल के देखिए कहां से बोल रहे हैं आप इसको। का ये हम कंठ से बोल रहे हैं, अंदर से बोल रहे हैं, कंठ से, है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिएगा। का किस में आता है? का वर्ग के किस में आते हैं? ये का वर्ग आपका किस में आता है? कंठ में आता है। का वर्ग ही पूरा किस में आता है? कंठ में आता है। तो हमारा का जो उच्चारण स्थान हो जाए वो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। अब देखिए, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है उसको क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन्य वर्ग में आएंगे, कंठे वर्ग में आएंगे, ओष्ठे में आएंगे या तालव्य में आएंगे। तालु से हो रहा है ना, किससे हो रहा है? तालु से हो रहा है। देखिए, जब तालु से होता है तो वो किस जाति के होते हैं? तालव्य। किसकी श्रेणी में आएंगे? तालु से जिनका उच्चारण होता है वो तालव्य की श्रेणी में आएंगे। किसकी श्रेणी में आएंगे? तालव्य की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तालव्य वर्ग होगा इनका। वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है तालव्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन आपके कौन से हैं? च, छ, ज, झ या त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, ड़, प, फ, ब, भ। इसमें आपको क्या ढूंढना है? मूर्धन्य व्यंजन। देखिए, मूर्धन्य व्यंजन में क्या आएगा आपका? मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन में जिनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है, ये हमारे टा वर्ग के अंतर्गत, टा वर्ग के जितने भी हमारे वर्ण है वो सभी किसमें आएंगे? उनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जाति उनकी क्या होगी? मूर्धन्य होगा, है ना। मूर्धन्य की श्रेणी में आएंगे कौन? टा वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन जो ज्ञ है वह बनता है। ज्ञ आपका किसके योग से बनता है? जो ज्ञ है यह आपका किससे बनेगा? यह आपका ज प्लस या, इन दोनों के मिलने से बनता है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन आता है?
अंतःस्थ व्यंजन हम अभी पीछे पढ़े थे। अंतःस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ये क्या होते हैं? ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो इनका जो क्रमांक रहेगा या, वा, यानी कि या, रा, ला, वा, ये जो है ये इनका अंतःस्थ व्यंजन का क्रमांक है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन नहीं है, इसका मतलब है पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं, है ना। जैसे छ, ये आपका क प्लस सा के योग से बना, ये क्या हो गया? छ हो गया, है ना। फिर त्र आपका त प्लस रा के संयोग से बना, त्र हो गया। ज्ञा आपका जा, सॉरी ये आपका किससे बना? जा प्लस या के योग से बना, है ना। लेकिन फा जो है ये तो स्वतंत्र है, ये किसी के संयोग से नहीं बना है, ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट हो जाता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क वर्ग के सभी वर्ण आपके, क बोल के देखिए, क ख ग कहां से निकल रहा है? हमारे कंठ से निकल रहा है, हमारे कंठ से निकल रहा है, इसीलिए कंठे कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कंठे कहलाते हैं। ठीक है, कंठ इनका उच्चारण स्थान है, इसलिए इनकी जो जाति रहेगी वो कंठे रहेगी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। श, ख, श, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये आपके स्पर्शी कहलाएंगे, ऊष्म कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी कहलाएंगे या प्रकंपी कहलाएंगे। स, ख, श, ह ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ये आपके सभी ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। क्लास को 2 बार देख लेंगे तो बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। च, छ, ज, झ, य ये ध्वनियां क्या कहलाती हैं? कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या दंतोष्ठ है। प्यारे दोस्तों, च, छ बोल के देखिए कहाँ से निकल रहा है? क्या कंठ से निकल रहा है? नहीं। क्या जीभ दांतों में टच हो रही है? नहीं। च, छ, ज ये आपका जीभ हमारी ऊपर तालू में टच हो रही है, इसलिए तालव्य की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो चा वर्ग है, चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी किसमें आएंगे? ये आपके तालव्य के अंतर्गत आएंगे। किसमें? तालव्य। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कहना चाहूंगा, नया चैनल क्रिएट किया गया है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मैं इस तरीके से बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको चलूं। और बहुत ही लाइक शेयर आप जरूर करेंगे, आपके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट छोड़ के जाइए, क्लास कैसी रही और कैसा तरीका है। बिल्कुल अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में छोड़िए। दिल से स्वागत है आपके कमेंट का। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? संयुक्ताक्षर सॉरी संयुक्त अक्षर वो होते हैं जो 2 के योग से बनते हैं। जैसे आपका च है ना, त्र, ज्ञा ये सभी क्या है? 2 के योग से बने हैं, ये स्वतंत्र नहीं है, बाकी ये सारे स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वो राइट है। प्यारे दोस्तों, जो है कि बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी और क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।